अब इन चार टॉपिक्स में से ऑलमोस्ट चारों टॉपिक्स आप पहले सीख चुके हो, लेकिन यहाँ पे जो सम्स पूछे जाते हैं उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको बस भाई ये थियरी 5 मार्क की पूछी हुई है, आप देख सकते हो। आपको उसको उसी हिसाब से वर्कआउट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर 7 मार्क के लिए कुछ पूछा है तो समझ लो कि आपको 2 सम्स पूछे जाएंगे, या फिर 8 मार्क के लिए आएगा, 6 मार्क के लिए आएगा, तो 3-3 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे सम्स जो है वो पूछे जाते हैं। ये बस आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स, मतलब 2-2 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पहले क्लोजर है, फिर एसोसिएटिव है, फिर आइडेंटिटी है, फिर इनवर्स है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और इनवर्स होने के बाद बोलना हाँ ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, इसीलिए वो ग्रुप है। आप समझ रहे हो? हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार कैसे हो सब लोग? बहुत दिनों के बाद आपके लिए कुछ लाइव लेके आया हूं। अब जो लाइव है वहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जी हाँ, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप कंसिडरेशन में लो तो यहाँ पे मैथमेटिक्स वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन क्या सब कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं? तो यही बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मीनवाइल यार 2.5 आवर्स मिलते हैं हम लोगों को 70 मार्क्स का पेपर खत्म करने के लिए। क्या उतने समय में हम लोगों का पेपर खत्म होता है? इसका कुछ पैटर्न है अलग से, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप बस पेन पेपर आपके साथ रखिएगा और पूरा ध्यान दीजिएगा। वीडियो 20-25 मिनट में खत्म हो सकता है, इट इज जस्ट दैट आपका ध्यान सही से होना चाहिए। शुरुआत करते हो, आप सबको पता है भाई साहब, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, ऐसे 4 यूनिट्स हम लोगों को है। अब जैसे कि हम लोगों ने रेगुलर मैथमेटिक्स में देखा था कि यार M1 हो, M2 हो, उन मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट्स के लिए एक चीज हुआ करती थी, उन मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट के लिए एक चीज हुआ करती थी कि आपको एमसीक्यू आते थे पेपर्स में। लेकिन अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर देखो तो आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं दिखाई देंगे। मीनवाइल आपको ये भी लगेगा कि सर यार ये आप कहां से लेके आ रहे हो? तो भाई ये आपके पेपर्स है, ये सारे पेपर्स मेरे पास है, तो आप ही के पेपर का पूरा एनालिसिस मैंने किया हुआ है, उसके बाद मैं आपके सामने आया हूं कुछ स्ट्रेटेजी लेकर। तो पूरा ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने के बहुत अच्छे चांसेस है अगर आप ढंग से यहां पे देखोगे। एक एक यूनिट के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 3 के साथ शुरू करते हैं। देख सकते हो 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। यूनिट नंबर 3 के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसका नाम है काउंटिंग प्रिंसिपल्स। अरे यार ये काउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब क्या? तो देखो एकदम स्पष्ट शब्दों में अगर मुझे बात करनी तो मैं बताता हूं। ये जो है यहाँ पे आपको बेसिक चीज चाहिए, जैसे कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल थ्योरम। अब इन 4 टॉपिक्स में से ऑलमोस्ट चारों टॉपिक्स आप पहले सीख चुके हो, लेकिन यहाँ पे जो सम्स पूछे जाते हैं उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो देखो भाई, हर एक चीज के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कंटेंट दिखाई देगा और राइट हैंड साइड में आपके पेपर में किस तरीके से पैटर्न पूछा गया है, क्या वो फिक्स है, ये सब कुछ हम लोग डिसाइड करेंगे। पहले तो मार्किंग स्कीम पे आते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे 6-6-6 ऑरिंग के लिए वही 18 मार्क्स, जून 23 के पेपर में भी 6-6-6 और ऑरिंग के लिए यहाँ पे। अब एक और सवाल आप पूछ सकते हो, सर ये साथ में क्यों लिखा है आपने, जून 22 और जनवरी 23? तो भाई दोनों पेपर सेम थे, आप खुद भी एक बार चेक करना। तो वो गलती से आए होंगे या फिर जानबूझ के उन्होंने सेम दिए होंगे, बट दोनों पेपर सेम होने की वजह से ये दोनों इकट्ठा और जून 23 को मैंने अलग से लिखा हुआ है। पूरी स्ट्रैटेजी बताने के लिए मुझे कुछ चीजें आपसे चाहिए, जैसे कि परमिटेशन। नाम तो आपने सुना ही होगा। अब अगर परमिटेशन की बात करते हैं तो हमें पता है देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड एनपीके। कभी सुना है? और तो और उसे कुछ लिखा भी जाता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल करके। अब आप एनपीके वाली चीज डायरेक्टली कैलसी पे भी सॉल्व कर सकते हो। एन को पहचानो, के को पहचानो और उसके बाद उनकी वैल्यूज वहां पे पुटअप करके कैलसी पे एक एनपीके नामक सिंबल होता है, उसको यूज करके आप आंसर्स निकाल सकते हो। लेकिन वो जो आंसर्स आप निकालोगे वो आप बस रफ में लिख के रखना, क्योंकि बचा हुआ जो भी कुछ है सब कुछ है आपको वहां पे 6 मार्क्स के लिए सम बड़ा दिखाना जरूरी है। तो उसको इलेबरेट करते आपको जाना है। एक और चीज मुझे बताइए, कभी आपने जैसे कि इफ आई से 10 फैक्टोरियल, तो आपने नाम सुना ही है फैक्टोरियल, तो इसको कैसे लिखा जाता है यार?
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू ऐसे लिखा जाता है ना, बस ये चीज भी आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के हम लोगों को आंसर्स लिखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट आर 6 मार्क्स। अब क्या सर सम इतने बड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत छोटे सम्स है यार, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम लोग डायरेक्टली कैलसी पे अगर आंसर निकालेंगे तो एक आध दो स्टेप में अपना पूरा 6 मार्क जो है वो अपने को मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, राइट। चलो शुरुआत करते हैं। परमिटेशन, परमिटेशन को बोलते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे की जाती है। अब किन किन चीजों की अरेंजमेंट हो सकती है? लेटर्स है, वो फिर आपके आई थिंक डिजिट्स है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि किस तरीके से आपके सिलेक्शन की अरेंजमेंट हो सकती है कि भाई प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, या फिर जीएफएम सिलेक्ट करना है वगैरह वगैरह, ये जो है ये आप वर्कआउट कर सकते हो। नंबर प्लेट वाले कुछ सम्स रहते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लीनियर अरेंजमेंट, और उसके साथ साथ सर्कुलर अरेंजमेंट के सम्स रहते हैं। अब ये सारे सम्स मैंने कवर किए हुए, और ये सारे सम्स जब हम लोग देखते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका स्कोप बहुत वास्ट है। वास्ट कहने का मतलब है कि यार प्रोबेबिलिटी या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतने बड़े टॉपिक से कि हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे बड़ी बड़ी बुक्स हो सकती है, इसीलिए इसका कोई कंट्रोल नहीं है कि हाँ यार यही सम एग्जाम में आएगा। भाई आपको वैल्यू चेंज करके सिचुएशनल सम्स आएंगे, आपकी कॉन्सेप्ट तगड़ी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए परम्यूटेशन अगर आप देखोगे तो मोस्टली पेपर में भी देखोगे तो यू विल फाइंड, मैं टिक करके आपको बताता हूं, ये देखो परम्यूटेशन, यहां पे भी आया परम्यूटेशन, यहां पे परम्यूटेशन, यहां पे तो आप देख सकते हो यार ये जून 23 का पेपर ये जिब निकला था। आप देखो तो सारे के सारे सम्स जो है वो यहां पे किस चीज के आए हुए? परम्यूटेशन के आए हुए। तो ये कुछ भी किसी भी तरीके से दे सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। एंड देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत बारी समझ में भी नहीं आता है परम्यूटेशन यूज करना चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, तो हमेशा याद रखना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बहुत सटीक तरीके से बताया हुआ है। सेकंड चीज, सर फिर ये कॉम्बिनेशन में क्या होता है? अगर कॉम्बिनेशन की बात करो तो वहां पे नंबर ऑफ सिलेक्शंस रहते हैं, जहां पे आपको, आप देख सकते हो आपको जो सम्स रहेंगे वो रोलिंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन, या फिर आप बोल सकते हो कि वो जो रेड बॉल ब्लैक बॉल वाले सम रहते हैं वो सम्स आपको जरूर आ सकते हैं। तो ऐसे वाले सम्स के लिए आप देख सकते हो आपको कॉम्बिनेशन वाली चीज है। अब ये जब आप करते हो या फिर कॉम्बिनेशन पे जब आप काम करते हो तब उसका स्कोप जो है वो आता है बाय अ सिंबल नोन टू बी एज, आपने देखा भी होगा, नोन टू बी एज एनसीआर, और उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल हो गया। मैंने जानबूझ के फॉर्मूले लिखे, आई नो ये कैलसी पे होता है, फिर भी आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब सर उसके बाद आपने एक प्रोबेबिलिटी नाम का टॉपिक दिया है, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी जितना आपने पेपर दिखाया हुआ है कहीं पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है। तो मैं आपको बताता हूं कि भाई ये लोग कब कहां पे कैसे एंट्री मार सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट एग्जाम्स में पूछे, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं। और आपको पता होना चाहिए जब प्रोबेबिलिटी पे सवाल आता है तो लोएस्ट प्रोबेबिलिटी 0 होती है और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। मैंने फॉर अ सेफर साइड आपके सिलेबस में होने की वजह से प्रोबेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कराया है। इस प्रोबेबिलिटी में भी टाइप आते हैं भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, बेसिक अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, फिर बेस थ्योरम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आप इसको ऊपर ऊपर से देख लो, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको डेप्थ में जाना होगा, इन डेप्थ जाओगे तब जाके आपका काम बनेगा, क्योंकि सारे सम्स उसी के ऊपर आपको पूछे जाते हैं। अब उसके बाद एक और बंदा आता है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में शायद आप पढ़ चुके हो, इंडक्शन एंड बाइनोमियल वाली चीज है। यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो हम लोग जब बहुत पहले बहुत छोटे थे तब से हमें अलजेब्रिक फॉर्मूला सिखाया जाता है, जैसे लेट्स से a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर आता है ना आपको, तो ये जो फॉर्मूला है इसका जो ओपनिंग है that opening is nothing but as simple as that, हम लोग बोल सकते हैं is nothing but binomial theorem। अब इसी का एक जनरलाइज्ड वर्जन है, यही फॉर्मूला आपको रटना है। देख लो a plus b raised to n is equal to summation r goes from 0 से लेके n ncr a raised to n minus r into b raised to r। अब यहां पे आप जब एनसीआर कर रहे हो तो कैलसी पे आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। आपको बड़ा चढ़ा के जितना लिखना है लिखो, 6-6 मार्क के लिए समझाते। अब सर यहां पे कौन से टाइप के समझाते हैं? आपको डायरेक्टली ये एक्स की जगह, ए की जगह पे कुछ दिया जाएगा, बी की जगह पे कुछ दिया जाएगा, रेस्ट टू 5 किया जाएगा और बोलेंगे कि ओपन करो पूरी टर्म। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आप टर्म को एक एक वैल्यू आर की डाल के ओपन करो, राइट। रेस्ट टू 5 होगा तो n इज इक्वल टू 5 होगा। या फिर किसी बहुत बड़े सम की आपको 18th टर्म, 8th टर्म, 7th टर्म ऐसे पूछा जा सकता है। एक और चीज याद रखना,
देखो मैंने भी मेरे वीडियो में एक छोटी सी गलती करी थी। आप अगर आपको यहाँ पे 8th टर्म निकालने के लिए पूछा जाए तो आप यहाँ पे जो वैल्यू डाल रहे हो तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी 8 नहीं होनी चाहिए। अब बोलोगे ऐसे क्यों भाई साहब, ये शुरू कहां से होता है, जीरो, यानी कि आर इज इक्वल टू जीरो पे आपको पहली वैल्यू होती है। तो 8th टर्म अगर आपको लानी है तो दैट हैज टू बी आर इज इक्वल टू 7 पे। तो ये छोटा सा चेंज आपको दिमाग में रखना होगा जब आप सम को सॉल्व करोगे तब। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, आपका काम यहां पे खत्म होता है। आप देख सकते हो बाइनोमियल पे आपको यहां पे और बाइनोमियल के लिए आपको यहां पे और यहां पे सवाल पूछे, बाकी तो सब कुछ कॉम्बिनेशन 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 आपको दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से कुछ मैंने सब कुछ कवर किया। बाय द वे, अगर आपको लेटेस्ट आज के दिन में कहीं मैसेजेस आए होंगे कि कंटेंट अपडेटेड, तो भाई वो मैंने ही करा हुआ है। आप देख सकते हो जितने सारे क्वेश्चंस आए थे, फिर आपको हो या फिर आईटी डिपार्टमेंट को हो, तो उनके सारे क्वेश्चंस पुणे यूनिवर्सिटी के मैंने इकट्ठा करे और वो मैंने वहां पे सॉल्व देने की कोशिश करी है। तो आप नोट्स पीडीएफ एक बार जरूर चेक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4, भाई साहब यूनिट नंबर 4 का नाम आप देख सकते हो, इट इज नोन टू बी एज व्हाट, ग्राफ थ्योरी। अब ये ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है, बहुत सी छोटी सी चीज है यार। कॉलोनी आपको पता है राइट, कोई भी कॉलोनी कैसे होती है कि आपका घर होता है, फिर उसके बाद किसी और का भी घर होता है, बीच में रास्ते कनेक्टेड रहते हैं। तो देखो भाई, आपका घर, जिन जिन लोगों के घर है उन सारे लोगों को आप बोल सकते हो दे आर नथिंग बट वर्टेक्स, यानी कि वर्टाइसिस। इसका मतलब है ये जो है ये आपको इस तरीके से वर्टाइसिस मतलब लोगों के घर दिखाता है, और उनको जाने वाले जो रास्ते आपको दिखाई देते हैं, दोज रास्ते आर नथिंग बट नोन टू बी एज एजेस। तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी ग्राफ थ्योरी वाली जो गेम है ये वर्टाइसिस और एजेस पे डिपेंड करती है। तो ये आप पहली इंपॉर्टेंट चीज, वी स्टैंड फॉर वर्टाइसिस, वर्टेक्स, एंड एजेस के लिए आप ई यूज कर सकते हो। अब सर जी ये जो आप बता रहे हो इसमें कितने टाइप्स आते हैं, तो देखो भाई शुरू का जो सबसे पहले वाला कुछ वीडियो है वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट्स और उसके बहुत सारे टाइप्स दिए। नल ग्राफ क्या होता है, बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैंने दी है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब ये जो आप बेसिक्स करोगे ना तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि सर ये जो ग्राफ होते हैं इसमें कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, जैसे एजेस और वर्टाइसिस में कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन होना चाहिए। तो एजेस और वर्टाइसिस का जो कोरिलेशन है ना, उसका कोरिलेशन निकालने का काम बेसिकली आपका हैंडशेकिंग लेमा करता है। अब ये इसके साथ साथ एक और काम करता है। फॉर एग्जांपल मेरा घर ये है, तो मुझे बताइए मेरे इस घर से जाने वाले रास्ते कितने, 3। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मेरे इस घर की डिग्री कितनी हो गई, 3। इसका मतलब है जो गिवन वर्टेक्स है उसकी डिग्री कितनी होगी भाई, 3 हो गए। तो इस तरीके से आप डिग्री को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो डिग्री, वर्टेक्स और एजेस को लेके आपको यहां पे एक हैंडशेकिंग लेमा करके कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। देखो मैंने अगर किसी के साथ हैंडशेक करा तो मैं हैंडशेकिंग हो रहा है एक ही बार, राइट। तो हैंडशेकिंग हो रहा है एक बार, लेकिन उसमें कितने हाथ इन्वॉल्व है, मतलब मेरी तरफ से मैं बोलूं किया है, सामने वाला भी बोलेगा किया है, यानी कि टोटल कितना बनेगा वो 2 बन जाएगा। इसका मतलब है 2 हाथ इन्वॉल्व है। तो सिंपल चीज है कि एक बारी हैंडशेकिंग लेमा में आपको बताया जाता है कि अगर ये एक कोई एज निकल रही है तो वो 2 बार काउंट हो रही है, बिकॉज वो इस वाले वर्टेक्स को भी कनेक्टेड है और इस वाले वर्टेक्स को भी कनेक्टेड है। ये बताने का काम इस हैंडशेकिंग लेमा ने करा। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला और इसके ऊपर बहुत समाते हैं, आपको दिखा दूं, आप खुद देख लेना, मैंने टिक करा हुआ है, ये हैंडशेकिंग लेमा पे आ चुका है। उसके बाद यहां पे भी हैंडशेकिंग लेमा पे आपको समा रहे, और मुझे तो इस बारी भी गारंटी है कि हैंडशेकिंग लेमा पे कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा, राइट। अब उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। आपके ग्राफ को बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में 2 टाइप आते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो इन 2 टाइप्स को कैसे वर्क किया जाता है, इनकी बेसिक एनालॉजी क्या है, तो इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको बस भाई ये थियरी 5 मार्क की पूछी हुई है, आप देख सकते हो, आपको उसको उसी हिसाब से वर्कआउट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सर उसके बाद और क्या सवाल है जो कि पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब कि भाई मैं अभी इस अटायर में हूं, राइट, इस अटायर में हूं, अब फिलहाल तो व्हाइट शर्ट है और अच्छा खासा चश्मा पहना हुआ है। अब सेम सिमिलरली अगर मैंने शेविंग कर ली, मैंने एक अच्छा खासा टी शर्ट पहन लिया जो कि आलसी इंजीनियर दिखा रहा है, बाल बहुत बढ़ा लिए और एक खतरनाक वाला व्हाइट वाला चश्मा पहना, तो मुझे बताओ क्या
वो जो हूं वो मैं ही हूं, हाँ ऑफ कोर्स मैं ही हूं, लेकिन मैंने अटायर चेंज किया हुआ है, मेरा लुक चेंज किया हुआ है। तो इसी का मतलब है आपको एक रौनक सर जो कि अभी दिख रहे हैं और दूसरे जो रौनक सर दिखाई देंगे जो कि बहुत अलग तरीके से दिखाई देंगे, तो क्या वो दोनों सेम है? इसी तरीके से क्या दिए गए दो ग्राफ सेम है, इसके कुछ आपको पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं और देखना पड़ता है कि देयर इज अ ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म और नॉट, यानी कि अगर ग्राफ आइसोमॉर्फिक है इसका मतलब है सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एजेस सेम, नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम, डिग्री की सीक्वेंस सेम, उसके बाद मैक्सिमम वाला लूप जो बनता है वो सेम, मिनिमम वाला जो लूप बनता है वो भी सेम। ऐसी सारी कुछ आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स को लेके आपको आइसोमॉर्फिज्म पे काम करना पड़ता है। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स आप देख सकते हो, आइसोमॉर्फिज्म पे आपको डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ये देख लो यहां पे आपको वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आया समझ में? नेक्स्ट हमें देखना है यूलेरियन और हैमिल्टनियन सर्किट। अब ये देखो नाम से इतने बड़े बड़े लगते हैं, बताता हूं। अगर आप आपका पूरा का पूरा ग्राफ, राइट, सारे एजेस को एक ही बार ट्रेवर्स करके पूरा ग्राफ कंप्लीट कर पा रहे हो तो उसे कहा जाता है यूलेरियन सर्किट। आपने बना लिया, यूलेरियन पाथ बना दिया। देखो वो बोलते हैं ना कि यार पेन ना उठाते हुए कोई एक ड्राइंग करो, तो उसी तरीके से कि आपका ग्राफ जो है वो पेन ना उठाते हुए पूरा का पूरा ट्रेवर्स हो जाना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं कि देयर इज ए यूलेरियन पाथ एंड यूलेरियन सर्किट जो है वो बन जाएगा। और सेकेंड चीज यहां पे हैमिल्टोनियन लिखा हुआ है। हैमिल्टोनियन का मतलब ये होता है कि आप सारे एजेस को सारे वर्टाइसेस को एक ही बार विजिट करोगे और एक बार में विजिट करके क्या बिना रिपीटेशन आप वापस जहां पे स्टार्ट किए वहां पे एंड कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ये वाली चीज बताता है आपका हैमिल्टोनियन पाथ, राइट। इसके ऊपर थियरी भी आई हुई है कि भाई किस तरीके से ये वर्कआउट किया जाता है बता दो, और इसके ऊपर सम्स भी आए हुए हैं। अगर 7 मार्क के लिए कुछ पूछा है तो समझ लो कि आपको 2 सम्स पूछे जाएंगे, या फिर 8 मार्क के लिए आएगा, 6 मार्क के लिए आएगा, तो 3-3 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे सम्स जो है वो पूछे जाते हैं। ये बस आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके बाद ये हो गया यूलेरियन। नेक्स्ट इज डेक्स्ट्राज शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। अब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ का सिंपल मतलब ये है कि मुझे क्या करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 और लेट्स से 5 है, ये मैं कुछ इस हिसाब से भाई इनको दिखा रहा हूं। हाँ, कुछ इस हिसाब से, और मैं ए से शुरू कर रहा हूं और मुझे यहाँ पे जेड पे पहुंचना है। तो यहाँ पे कुछ इनके वेट्स रहेंगे जो दिए हुए रहेंगे मेरे को किसी तरीके से। तो जो नंबर ऑफ वेट्स दिए और यहाँ पे नंबर ऑफ मैंने वर्टाइसेस कुछ इस हिसाब से दिखा हुआ है। इस डायग्राम को देख लेना भाई। इस डायग्राम को देखते हुए मुझे ए से लेके जेड तक के जाना है। अब जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे शॉर्टेस्ट पाथ लेके जाना है। भाई हम लोग भी तो बाईपास जाते हैं ना, हम लोग भी तो शॉर्टकट मारते हैं ना, वही चीज यहाँ पे हम लोगों को करनी है। बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप कहां तक पहुंच जाने चाहिए, जेड तक के पहुंच जाने चाहिए। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि भैया आप लोगों ने सारे के सारे वर्टेक्स को टच करके ही जाना है। बस आपको देखना है जैसे कि ये 2 है ये 5 है, तो मैं कहां से जाऊंगा भाई 2 से जाऊंगा और कहां पे पहुंच जाऊंगा, बी पे पहुंच जाऊंगा। ये कुछ एनालॉजी है जो आपको यहाँ पे बहुत ढंग से यूज करनी है। देखना है कौन सा वाला पाथ किस तरीके से वर्कआउट होता है और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं डेक्स्ट्राज एल्गोरिथम। अब जब आप मेरे सम्स देखोगे मैंने किस तरीके से किए हुए डेक्स्ट्राज एल्गोरिथम में, तो भाई प्लीज वीडियो बहुत ढंग से देखना। आपको ना एक टेबल दिखाई देगा जो मैंने बनाया हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। अब 2 चॉइसेस है, एक तो पूरा का पूरा टेबल मैंने जैसे करा वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आंसर बहुत छोटा दिखाई देगा बिकॉज 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप हर एक टेबल की वैल्यू को इंडिविजुअली लिखो कि भाई वी हैव रीच्ड एट पॉइंट ए, now the adjacent point and adjacent minimum weight is this, so let's move on to this करके आप नेक्स्ट वाला करो। मतलब हर एक टेबल का जो रो है मेरा उसके बीच में आप इंफॉर्मेशन ठूस दो, तो आपका ये डेक्स्ट्रा जो है वो दिखने में स्मार्ट दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, और शॉर्टेस्ट पाथ का शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिल जाएगा, राइट। अब सर जी देखो डेक्स्ट्राज हम लोगों को कहां पे, ये देखो भाई यहाँ पे अपने को डेक्स्ट्राज एल्गोरिथम पूछा और मुझे तो लगता है चांसेस आगे जाके भी आएगा बिकॉज शॉर्टेस्ट पाथ काफी फेमस है। नेक्स्ट प्लानर ग्राफ एंड यहां पे देख सकते हो, यहां पे यूलर्स थ्योरम है। अब देखो क्या ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये हम लोग प्लानर ग्राफ बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये 2D प्लेन पे कोई भी एक भी एज यहां पे ओवरलैप नहीं हो रही। लेकिन अगर मैंने इसको यहां पे ऐसे कर लिया तो देखो क्या ये एज और ये एज ओवरलैप हो रही है? जी हाँ। तो ये प्लेनर ग्राफ है? नहीं है। तो प्लेनर ग्राफ अगर आप बोलोगे तो आपको ये कट करना पड़ेगा, आपको यू हैव टू रिमूव दिस
एंड आप क्या कर सकते हो, अगर आपको प्लेनर करना है इसको, तो आप यहां से इसको रास्ता दिखा सकते हो इस तरीके से। तो ये इसे कहते हैं प्लेनर ग्राफ की स्ट्रेटेजी। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे यूलर्स का एक फॉर्मूला है। अब ना यहाँ पे कुछ रीजन्स फॉर्म होते हैं, जैसे देखो ये एक रीजन फॉर्म हुआ, देखो ये R1 बोल सकता हूं मैं इसको, यहाँ पे एक रीजन फॉर्म हुआ R2, यहाँ पे एक रीजन फॉर्म हुआ R3। तो नंबर ऑफ आपके फेसेस या फिर रीजन फॉर्म होते हैं, उसका एक बढ़िया सा फॉर्मूला है, वर्टाइसेस, एजेस और रीजन का। इसके सम जो है ना इन कॉम्प्लीमेंट्री हैंडशेकिंग लेमा आते हैं, यानी कि हैंडशेकिंग लेमा से एजेस निकालो और एजेस निकालने के बाद यूलर्स थ्योरम को यूलर्स फॉर्म को यूज करके आप उसका रीजन निकाल सकते हो। ये थीम आती है भाई। नेक्स्ट नंबर 8, ये जो पीडीएफ है आप देखोगे अगर आप कोर्स में, तो यू विल फाइंड कि ये वाली पीडीएफ मैंने न्यू ऐड करी है। इसमें क्या है, ग्राफ कलरिंग के बारे में मैंने बताया। ग्राफ कलरिंग मतलब उसके लिए क्रोमैटिक नंबर नाम की एक कॉन्सेप्ट होती है भाई साहब, ऐसा ग्राफ जहां पे आपके एजेस को हम लोग कलर कर रहे हैं और वी आर मेकिंग श्योर कि एडजेसेंट एजेस को सेम कलर ना आए। तो ऐसे कितने अलग अलग कलर्स हमें लगेंगे, ये इसका जो कैलकुलेशन है वो क्रोमैटिक नंबर से अपने को मिलता है। इसका डेप्थ में एनालिसिस मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में आपका एज कनेक्टिविटी होता है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी होता है, उसके बारे में भी कुछ बेसिक थ्योरम, बेसिक चीजें मैंने दी है, थियरी में सवाल पूछे हुए। और नेक्स्ट देखो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का मतलब क्या है, देखो अगर कोई सेल्समैन है, उसको मैंने दिया कि भाई ऐसे कुछ 7 8 10 घर है, तो ये 7 8 10 घर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो पहली चीज उसको हर एक घर जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं कर सकता कि 4 लोगों के पास गया, बचे हुए 3 लोगों के पास गया ही नहीं। और एक बात, एक ही के पास 3 बार गया, ये भी तो नहीं चाहिए। मतलब यू हैव टू कवर योर वर्टेक्स वंस, ओनली वंस, एंड ये करते हुए यू नीड टू मेक श्योर कि आपका पाथ, मतलब आपको पेट्रोल भी कम लग रहा है। सिंपल एनोलॉजी है। तो इसका भी डिटेलिंग मैंने दिया हुआ है, एक होमवर्क का सम भी अच्छे से आप देख लेना, कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल। ये था आपका ग्राफ थ्योरी वाला पैच, जो कि आप देख सकते हो सारे सम, सारा पैटर्न जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे इसका कवर करके लिया हुआ है। होपफुली आपको ये समझ में आया है। करेक्ट। यूनिट नंबर 5, ट्रीज। अब ग्राफ हम लोगों ने जब सीखा है, तो उसके बाद ट्रीज तो हम लोगों को आनी चाहिए। आपको पता है ग्राफ और ट्रीज में डिफरेंस क्या है। ग्राफ जो होता है वो क्लोज्ड होता है और ट्रीज जो होती है वो ओपन होते हैं। तो किस तरीके से, कौन से टाइप के ग्राफ्स ट्रीज होते हैं, ये पहली चीज हमें पता होना चाहिए। फिर यार उसके रूट्स क्या है, फिर लीव्स क्या क्या है, फिर एडजेसेंट रूट्स क्या है, इंटरमीडिएट रूट्स क्या है, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रिगार्डिंग ट्रीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। बहुत सारी वैरायटी ट्रीज में पूछी जाती है। आपको एक फॉरेस्ट नाम की कॉन्सेप्ट पूछी जाती है, गेम ट्री करके एक कॉन्सेप्ट है वो पूछी जाती है। मैंने सब कुछ कवर तो किया हुआ है, मेरे हिसाब से पूरा करने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो भैया आप लोग ना, एक तो बुक आपके पास होगी तो बुक में से देख लो, नहीं तो फिर आप गूगल सर्च कर सकते हो, राइट। अब जिनके पास बुक है वो तो अच्छे से पढ़ ही लेंगे, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, ऐसे लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो बेसिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट शुरू होता है, देखो अब बेसिक्स पे क्या क्या सवाल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई सम से, तो मैंने क्या करा हुआ है, जहां जहां पे थियोरेटिकल सवाल पूछे उनको कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, बिकॉज वहां पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ये बस आपको सही से पता होने, जैसे स्पैनिंग ट्री पूछते, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पैनिंग ट्री। उसके बाद आपको बाइनरी सर्च ट्री पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय बीएसटी। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स, मतलब 2-2 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब उसके साथ साथ देखो प्रीफिक्स कोड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हफमैन कोडिंग। व्हाट डज दैट मीन। अब देखो हम लोग जब भी किसी को डेटा सेंड करते हैं, व्हाट वी मेक श्योर इज कि वो डेटा कहीं लीक ना हो, किसी को समझना है, यानी कि कोड लैंग्वेज में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पे किया हुआ है कि भाई आप जो डेटा भेज रहे हो वो जीरोज और वंस में, बाइनरी डेटा जब जाएगा तो मेक श्योर कि उसके लिए उसका वो जो डेटा है वो यूनिक हो, उसके प्रीफिक्स समझ में नहीं आए। जैसे कि अगर मुझे ए को भेजना है और ए के लिए मैं 00 यूज कर रहा हूं, और मुझे बी भेजने के लिए मैंने अगर 001 यूज किया, तो डोंट यू थिंक सो ये जो 00 है ये किसी और को लगेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी ए आ चुका है। मतलब इस 1 के प्रीफिक्स में आप देख सकते हो कि क्या ऑलरेडी ए का डेटा आ चुका है। तो ऐसे हमें नहीं करना है। तो यहां पे आप इसको भेजने के लिए कुछ अलग तरीका यूज कर सकते हो, जैसे यू कैन गो विद 010। इन दैट केस कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है, आप देख लो। उसके बाद किसी और को मेरे को भेजना है तो मैं इसको 110 करके भेजूंगा। देखो जो लास्ट वाला है उसके पहले वाले किसी को यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स कोड, जो कि यूनिक होने चाहिए। और वो यूनिकनेस लाने के लिए हमें लगता है ऑप्टिमल कोड बोला जाता है, उसके लिए हमें हफमैन कोडिंग की जरूरत पड़ती है।
होती है। आप देख सकते हो हफमन कोडिंग पे सम्स आते हैं। हफमन कोडिंग हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए और बहुत आसान भी है। आपको बस बेसिक एनोलॉजी है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर पहले दो नंबर्स का एडिशन करो, उसको वापस असेंडिंग में लिखो, फिर इस तरीके से आपका जो है ना एक ट्री बन जाता है। उसे हम लोग कहते हैं कि भाई वो हफमन कोडिंग से हम लोगों ने उसको ऑप्टिमल ट्री बना दिया, राइट। नेक्स्ट इज प्रिम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम। ये प्रिम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या करते हैं मैं बताता हूं। दिस इज बेसिकली ये करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हम लोगों को आंसर्स में कन्वर्ट करके देते हैं। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब क्या, ऐसी ट्री बनाओ जहां पे आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कोई मेरा मतलब एक हाथ सोसाइटी दिखाता हूं किसी तरीके से, तो इस सोसाइटी के सारे मेंबर किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जरूर चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक को आपने कॉर्नर कर दिया और उसके घर पे आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं। ऐसा होता आपके कॉलोनी में तो कितनी हालत होती है, ऐसा घर कोई लेता नहीं लेता। तो ये जो ओवरऑल आपके एजेस का प्लेसमेंट है वो ऐसे होना चाहिए कि किसी भी वर्टेक्स को अकेला नहीं लगना चाहिए। ये करता है आपका स्पैनिंग ट्री। उसमें भी एक मिनिमम कम से कम वाला स्पैनिंग ट्री निकालने का काम जो करता है प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल्स करता है। और एक बात, ये दोनों एक साथ मत करो, काफी सिमिलैरिटी है, कंफ्यूजन होने के चांसेस है। आप ये करोगे तो ये करने के बाद कुछ गैप लो और उसके बाद जाओ आप क्रुस्कल्स एल्गोरिदम के लिए, वो सही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इज फंडामेंटल सर्किट और क्या लिखा हुआ है, कट सेट लिखा हुआ है। अब कट सेट मतलब बहुत सही है। ये देखो, ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट ये यहां पे लेके आता है। आपके जितने सारे स्पैनिंग ट्री बनते हैं, उन स्पैनिंग ट्री में से किसको, कौन सी एज को काटोगे ताकि आपको ये जो है वो घर तोड़ दिया ऐसे लगेगा। देखो हमारे यहाँ पे कोई रिलेटिव्स रहते हैं ऐसे जो कि घर तोड़ने की कोशिश करते, मतलब उनको आदत होती है, कोशिश नहीं बोल सकते कि आदत होती है। तो ऐसे रिलेटिव जो कि वीक लिंक को तोड़ देते हैं, वहां पे आपका ग्राफ दो टुकड़ों में बट जाता है। दैट इज नोन टू बी एज योर कट सेट। तो देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। तो आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओ और फिर जिस हिसाब से कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, जिस हिसाब से पूछा गया उस हिसाब से उसको उसके कट सेट के हिसाब से आप उनकी इंफॉर्मेशन वहां पे फिलअप करो। सिंपल है। नेक्स्ट, नेटवर्क फ्लोज एंड मिनिमम कट। ये तो बहुत सही है भाई। आपके पास कोई एक सर्किट है जहां पे लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि यहां पे इन है और लेट्स से कि यहां पे मेरा आउट है। तो ये मेरा इन है यानी कि सोर्स है, राइट। लेट्स से इसको सोर्स लिखता हूं। लेट्स से दिस इज माय सोर्स एंड लेट्स से दिस इज माय सिंक। अब ये सब कुछ लेट्स से कनेक्टेड है किसी तरीके से, राइट। और मुझे बताओ, अगर ये सोर्स टू सिंक, मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या होनी चाहिए, आई मस्ट ट्राई कि मेरा डेटा मतलब ये जो ट्रैवल हो रहा है यहां से कुछ भी पाइप, पानी का पाइप, तो आपका पानी जो है हाईएस्ट कैपेसिटी से सोर्स से लेके कहां तक जाना चाहिए, सिंक में जाना चाहिए। यहां पे कहीं पे उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा पाइप यूज मत करो जो कि बहुत ही दुबला हो, पतला हो, जहां से आपका पानी का जो ओवरऑल फ्लो होगा वो बहुत कम होगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों को वर्क करना है। हर एक का वेट यहां पे दिया जाता है। आपको क्या करना है, ऐसे पाथ्स लेके जाओ और दिखाओ कि कहां से कितना मैक्सिमम फ्लो आप निकाल सकते हो दिए गए सर्किट में से, और उस सर्किट में से आप कितना काट सकते हो ताकि आपका सोर्स और सिंक जो है वो एक दूसरे के साथ क्लियरली क्या हो, सेपरेट हो। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? इसके ऊपर बहुत सारे सम्स आते हैं। नेटवर्क फ्लो मतलब मैक्सिमम फ्लो वाले सम्स आप देख सकते हो। मैक्सिमम फ्लो प्रिम्स के बारे में, क्रुस्कल्स के बारे में, प्रिम्स के बारे में अपनी बात हुई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पे भी हम लोगों ने बात करी है। नेक्स्ट इज ट्री ट्रैवर्सल। भाई इन ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर होता है। फिर उसकी भी मैंने ट्रिक बताई है कि भाई दोस्त को बाद में मिल रहे हो, पहले मिल रहे हो, ये वाली ट्रिक है, आप ढंग से इसको कर लेना। उसके बाद आता है बाइनरी सर्च ट्री। भाई बाइनरी सर्च ट्री जो है वो आगे जाके आपके सिलेबस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी एक रूट को दो नोड्स कम से कम रहेंगे, इसीलिए इसको बाइनरी बोला जाता है। सेकेंड चीज, सर्चिंग, सॉर्टिंग, आपके जो एल्गोरिदम्स रहते हैं ना, उन सारे एल्गोरिदम्स में आपको बीएसटी की जरूरत पड़ती है, बाइनरी सर्च ट्री की जरूरत पड़ती है। तो बीएसटी के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं समझ जरूर दिखाई देंगे। देखो पूरा का पूरा ये वाला यूनिट आपको समझ में आया है क्या? आई एम श्योर समझा होगा। यूनिट नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। नाम आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड कोडिंग थ्योरी, ऐसा कुछ अजीब सा इसका नाम है। और ये यूनिट भी काफी अजीब सा है। ये यूनिट ही ऐसा है जो कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। आप बोलोगे सर फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, आपको बेसिक्स पे स्टिक करना है। कौन से बेसिक्स? ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन। पहले तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है भाई साहब, कोई भी एक सेट ले लो और उसका
उस सेट के कोई भी दो मेंबर्स का क्या होगा, यहां पे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप दिखाया जाएगा बाय अ सिंबल। ये स्टार मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बाय अ सिंबल स्टार, जो कि क्या करके आ सकता है लाइफ में, प्लस होगा, माइनस होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ ना कुछ ऑपरेट करेगा। तो आपको बेसिकली इसके ऊपर काम करना है। ये जो स्टार है दैट इज बाइनरी रिलेशन है, वो किस तरीके का है ये हमें फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे ये तरीका क्या होता है भाई साहब, ये देखो सबसे पहले तो ये वाला जो रिलेशन है वो क्या क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्लोजर, क्लोजर के बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसके बाद है इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसी बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर आपको बेसिक्स उसके पता होने चाहिए। फिर नेचुरल नंबर हो, फिर आपके इंटीजर्स हो, फिर आपके रियल नंबर्स हो, इन सारे रैशनल नंबर हो, ऐसे चीजों के लिए ये सारी चीजें वर्कआउट की जाती है। सैंपल आप देख सकते हो किस तरीके से वर्कआउट होता है। अब सर ये करके हमें क्या मिलेगा, तो देखो भाई साहब, अगर अगर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो उसे कहते हैं कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। देखो एएस मैंने लिखा हुआ है, राइट। अगर आपका क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो उसे कहते हैं सेमी ग्रुप। क्लोजर भी हो रहा है, एसोसिएटिव भी हो रहा है और आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो रहा है गिवन ऑपरेशन के लिए, तो उसे कहते हैं मोनोइड्स बन रहे। उसके बाद क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी प्लस इनवर्स भी हो रहा है तो कहा जाता है उसका वो जो रिलेशन है दैट इज अ ग्रुप। एंड अगर ये चारों के साथ साथ अगर वो कम्यूटेटिव भी है तो उसे कहते हैं अबेलियन ग्रुप। तो भाई ये अगर आपको किसी ने पूछा कि शो दैट इट इज अ ग्रुप, तो आपको डायरेक्ट ग्रुप दिखा नहीं सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लोजर है, फिर एसोसिएटिव है, फिर आइडेंटिटी है, फिर इनवर्स है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और इनवर्स होने के बाद बोलना हाँ हाँ ये चारों चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, इसीलिए वो ग्रुप है। आप समझ रहे हो। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको यहां पे दिखाई देंगे। अब रहा सवाल, सर ये न्यूमेरिकल्स इनफ है क्या? तो भाई मैंने 10-12 कुछ न्यूमेरिकल्स देने की कोशिश करी। अगर आपको और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं तो कोई भी डी कोड ले लो या फिर कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक ले लो, वहां से आप न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे पास लिमिटेशंस थे न्यूमेरिकल्स देने के, तो मैंने लिमिटेड न्यूमेरिकल्स पे काम किया हुआ है। और एक बात, कुछ न्यूमेरिकल जिनके आंसर्स आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो, फिलहाल गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको वो डेटा भी मिल जाएगा। इस यूनिट के लिए भाई साहब मेरे कोर्स के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत गूगल भी करना पड़ेगा, राइट। तो देखो ये न्यूमेरिकल्स वाली चीज जो है ना, यहाँ पे सारा का सारा ये वाला चीज जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है इसके ऊपर कि समझे से इफ आई राइट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4, तो मैंने एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो देखो ए और बी अल्टीपल्टी कर सकते हैं, फिर भी आंसर सेम रहेगा। ए बी के साथ सी लगाया तो क्या आंसर सेम रहेगा। तो इस तरीके से कुछ आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई होती कि नहीं है, हमें हर एक सम को लेके यहाँ पे चेक करना होता है। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट जो है दैट इज रिंग। अब रिंग का मतलब क्या होता है, सेम चीज है भाई, सेम। ये देखो सेम, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक की जगह पे दो बाइनरी रिलेशंस आपके फॉर्म होते हैं, मतलब दो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। एक होता है स्टार और एक होता है, यहाँ पे मैंने कोई भी एक रैंडमली दिया है। अब देखो उसमें से एक अबेलियन ग्रुप चाहिए ही चाहिए और दूसरा जो है वो सेमी ग्रुप चाहिए ही चाहिए। तो आपको जब दो रिलेशनशिप दिए जाएंगे तो वो रिंग है कि नहीं ये कब पहचान सकते हो, तो आप उसमें से एक ऑपरेशन देखो कि वो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, अबेलियन ग्रुप बन रहा है क्या, और दूसरा जो ऑपरेशन दिया हुआ है क्या वो एटलीस्ट सेमी ग्रुप तक क्या आ रहा है क्या। मतलब ये ना दो हीरोज की मूवी है, मतलब एक अमिताभ बच्चन है जो कि एकदम प्रो लेवल पे है तो वो अबेलियन ग्रुप कंसिडर कर लो, एक शाहिद कपूर पकड़ के चलो जो कि सेमी ग्रुप, यानी कि कहीं इस लेवल पे वो एक्टिंग के लिए या फिर अब तक उसकी पॉपुलैरिटी इस हिसाब से आप समझ सकते हो, राइट। ऐसे कुछ आप इसको इमेजिन करके कर सकते हो। देन देयर इज इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड क्या होता है, कुछ बेसिक्स है भाई आपको वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। इसका मतलब क्या है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो करता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर 6 है, अगर मैंने उसको 4 से डिवाइड करा तो मुझे बताओ इसका रिमाइंडर कितना आता है, 2। मेरे पास 7 है, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है। अगर मेरे पास 3 है, उसको भी मैंने 4 से डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। तो ये जो रिमाइंडर वाला गेम है ना, ये करता है आपका मॉड्यूलो। तो इसके दो टाइप निकलते हैं, एक एडिशन मॉड्यूलो और एक होता है आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल। इसके ऊपर भी एग्जाम में सम्स आते हैं, मैंने भी काफी सारे सम्स लिए हुए हैं। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें ये अवॉइड की तो भी चलता है, लेटेस्ट पेपर्स के हिसाब से ऊपर ऊपर से देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सब ग्रुप कोसेट क्या होता है, देन होमोमॉर्फिज्म वगैरह क्या होता है, देन देयर इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह कुछ चीजें, तो आप इसको मतलब थोड़ा 19-20 किया तो भी चलेगा। उसके बाद आता है भाई साहब आपका ये कोडिंग थियरी वाला पैच। इसको बस 2 मिनट में फटाफट बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1,
जब हम लोग कोडिंग थ्योरी की बात करते हैं, कोई भी डेटा एनक्रिप्टेड जाना चाहिए ऐसा हम लोगों को लगता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेंडिंग नंबर 4, तो आपको पता है नंबर 4 अगर मुझे सेंड भी करना है तो दैट इज 100, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ रहता है, या फिर 101, जो भी है। आपको आपका नंबर जब सेंड करना होता है तब आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि वो एनक्रिप्टेड हो, मतलब कोई भी डेटा जब सेंड करना है तो उसको उस ओरिजिनल डेटा के साथ साथ कुछ आपको रिडंडेंट डेटा भी भेजना पड़ता है, रिडंडेंट बिट्स आपको भेजने पड़ते हैं, जिसे पैरिटी कहा जाता है। यानी कि आप इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी करोगे या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स डालोगे जिनका यूसेज नहीं है। जैसे कि अगर मेरे को 4 बिट वाला डेटा देना है तो मैं 7 बिट भेजूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा उसमें से डेटा क्या है, और वहां पे मैं की बोल दूंगा तो वो की से वो रिडंडेंट डेटा हटाएंगे और मुझे 4 का 4 मुझे वापस से मिल जाएगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि भाई साहब आपको पैरिटी वाली चीज यहां पे वर्कआउट होती है। इसकी वजह से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैरिटी चेक मैट्रिक्स। सो पैरिटी चेक मैट्रिक्स अगर हम लोगों को दिया है तो उसको लेके हमें कौन सा कोडवर्ड यूज करना चाहिए जो कि यूनिक हो हर एक चीज के लिए, डेटा भेजने के लिए, ये हम लोग निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एरर्स निकलते, कितने डिटेक्ट होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये सब कुछ आपको यहां पे मिलता है। मैं बताता हूं इसमें से सबसे बेस्ट टॉपिक कौन सा है। सबसे बेस्ट टॉपिक है आपका कोडिंग थ्योरी, जिसके आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा 19-20 होना है भाई साहब, आपको बस कोई भी सम हो भिड़ जाओ यार, प्रैक्टिस करो और लिखने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो लिख के आओ। स्टेप्स को मार्क्स रहते हैं व्हेन इट कम्स टू यूनिट नंबर 6। थोड़ा सा नाजुक है यूनिट नंबर 6, बट आई एम श्योर आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपको अगर ये बेसिक एनालॉजी पता चलिए तो आप इसके मार्क्स जो है वो जरूर लेके आ सकते हो। सो दैट्स ऑल। यूनिट नंबर 6 दिखा भी दिया है मैंने यहाँ पे कुछ किस तरीके से समझ आते हैं, तो होपफुली आपके दिमाग में ये सारी चीजें क्लियरली बैठिए। पैटर्न नंबर्स जो है एग्जाम के जो इसका जो मार्किंग स्कीम है वो फिक्स नहीं है। कहीं पे देखो 3 सवाल है। अब ये जून 23 का पेपर ही डिफिकल्ट था, तो पेपर डिफिकल्ट था तो हुआ क्या भाई, एक 10 मार्क का, एक 7 मार्क का, एक 10 मार्क का, 7 मार्क का, इस हिसाब से कुछ सवाल जो है वो एग्जाम में पूछे गए थे। आई एम श्योर आपको ये भी अब समझ में आया होगा। आई एम श्योर दोस्तों आपको जितना मैंने बताया उतना समझ में आया होगा। आप क्विकली प्रैक्टिस करो और अच्छे से पेपर देना है आपको। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।